नमस्कार दोस्तों, लैब स्टैंड फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज अपने को पढ़ना है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब तक इसकी 3 क्लास पहले हो चुकी है, इसमें अपन बेसिक बहुत सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरो लॉ, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ लिया ना आपने कि जीरो लॉ क्या करता है, ताप को डिसाइड करता है। किसको डिसाइड करता है? ताप को। ठीक है, कि भाई दो निकाय यदि साम्य अवस्था में है तो तापी साम्य में, ठीक है, तापी साम्य में है तो उनमें एक गुण उभयनिष्ठ रहता है, वो होता है ताप। ठीक है, अब देखिए ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये कहता है कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा Q, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा Q निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U तथा निकाय द्वारा किए गए कार्य डेल्टा W के बराबर होती है। यानी कि यदि हम किसी निकाय को कोई ऊष्मा कोई ऊष्मा देते हैं तो क्या होगा, निकाय के पास 2 ऑप्शन है, उस ऊष्मा को 2 कामों में निकाय खर्च कर सकता है। एक तो किस में कर सकता है, कार्य करने में। कार्य करना मतलब खुद का आयतन बढ़ाना, अगर गैस है तो गैस का आयतन बढ़ना, ठीक है, गैस का फैलना, ठीक है वो। और दूसरा खुद की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, यानी कि गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। तो 2 काम में ये ऊर्जा खर्च हो सकती है। ठीक है, तो क्या हुआ, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा Q निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U तथा निकाय द्वारा किए गए कार्य डेल्टा W के बराबर होती है। ठीक है, अब देखो ये जो ऊष्मागतिकी का पहला नियम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको एक चीज़ मालूम पड़ी भी, यहाँ पे ऊर्जा का क्या हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। जितनी ऊर्जा दे रहे हो उतनी एक इस काम में एक इस काम में, कोई वेस्ट नहीं हो रही। तो ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ये लिख लेना साइड में, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित नियम। समझ गए, ये क्या कर रहा है, ऊर्जा का संरक्षण कर रहा है, ऊर्जा का संरक्षण कर रहा है ना, क्योंकि आप ये दे रहे हो ऊर्जा, थोड़ी ऊर्जा आंतरिक में वृद्धि, थोड़ा कुछ काम में हो गया, तो पर कुल मिला के वेस्ट नहीं हो रही है, मतलब आपस में बट रही है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित नियम है। ये नियम किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन करोगे तीनों को जोड़ोगे ना तो तीनों को जूल में रखना है, तीनों को जूल में। हालांकि आपको क्वेश्चन में ये जो ऊष्मा है वो किस में दी होगी, कैलोरी में दी होगी, लेकिन आपको उसको कैलोरी से जूल में बदलना है, फिर उसके बाद तीनों को जोड़ना है। ठीक है, हाँ, तो इतना समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ऊष्मा देंगे तो कुछ तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में काम आएगी और कुछ ऊष्मा कार्य करने में काम में आएगी। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। निकाय को ऊष्मा देने पर डेल्टा Q कितना होगा, पॉजिटिव। यदि निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं, निकाय को दे रहे हैं तो डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि निकाय को मिल रही है तो डेल्टा पॉजिटिव। तथा निकाय से ऊष्मा लेने पर, यानी कि निकाय से ऊष्मा बाहर निकल रही है, लेने पर यानी कि बाहर निकल रही है, तो निकाय से ऊष्मा बाहर निकल रही है तो नेगेटिव, और यदि निकाय की ऊष्मा अंदर जा रही है, उसको मिल रही है तो पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, IV मतलब नेगेटिव, प्लस V मतलब पॉजिटिव। ठीक है, अब निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो डेल्टा W कितना पॉजिटिव है। अगर निकाय द्वारा कार्य किया जाता है, अगर निकाय कार्य करता है, अपना आयतन बढ़ाता है तो डेल्टा W पॉजिटिव, और निकाय पर कार्य किया जाता है तो डेल्टा W नेगेटिव। इसके बारे में तो अपन पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तो डेल्टा V पॉजिटिव, डेल्टा U पॉजिटिव, और निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी तो डेल्टा U नेगेटिव। समझ गए, तो कुल मिला के यदि निकाय को ऊष्मा मिलती है तो डेल्टा Q पॉजिटिव, निकाय कार्य करता है तो डेल्टा W पॉजिटिव, और निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है तो डेल्टा U पॉजिटिव। ठीक है, बाकी स्थिति में यदि इसकी ऊर्जा में कमी तो नेगेटिव, अगर इस पर कार्य किया जाता है तो नेगेटिव, और इससे ऊष्मा ली जाती है या फिर निकाय से ऊष्मा बाहर निकाली जाती है तो डेल्टा Q नेगेटिव। समझ गए, चलिए अब करते हैं एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल। अब देखो ये न्यूमेरिकल है बोर्ड पे कि भाई एक निकाय 2 किलो कैलोरी का अवशोषण कर 1400 जूल कार्य करता है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करो। ठीक है, तो पहली बात तो निकाय जरा क्या दी हुई है, निकाय 2 किलो कैलोरी का अवशोषण करता है, यानी कि ये ऊष्मा लेता है। क्या करता है, ऊष्मा ले रहा है ना भाई,
एक निकाय 2 किलो कैलोरी का अवशोषण कर रहा है, यानी कि ऊष्मा ले रहा है, तो डेल्टा क्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा। डेल्टा क्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊष्मा निकाय को मिल रही है। अगर निकाय से बाहर निकल रही होती तो लेते नेगेटिव। तो क्या 2 किलो कैलोरी, 2 किलो कैलोरी मतलब 2 × 10⁻³ कैलोरी, समझ के 2 × 10⁻³ कैलोरी। अब देखो आपको बदलना किसमें, जूल में, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू 2 × 10⁻³ × 4.2 से गुणा कर दोगे, क्योंकि भाई 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, तो ये आ जाएगा जूल में। कुल मिला के कितना आएगा, ये देखो, ये आएगी वैल्यू आपके 4.2 × 2 कितना हो जाएगा 8.4, और 8.4 को ये 3 जीरो है, तो मतलब देखो 8.4 × 10⁻³ जब आप करोगे 1 जीरो हट जाएगा और पीछे 2 जीरो और रहेंगे, तो 8400 8400 जूल, 8400 जूल, क्या होगा 8400 जूल। अब देखो अवशोषण का 1400 जूल का कार्य करता है, इनका क्या कर रहा है, खुद कार्य कर रहा है, इस पर कार्य हो नहीं रहा, खुद कार्य कर रहा मतलब कार्य पॉजिटिव। तो डेल्टा डब्ल्यू क्या है, डेल्टा डब्ल्यू कितना जाएगा 1400 जूल। अब पूछ क्या रहा है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करो, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करो। तो सिंपल सा काम है, अपने को पता है कि दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होती है। तो डेल्टा यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू कितना है 8400 जूल, डेल्टा डब्ल्यू 1400 कितना हो जाएगा 7000 जूल, इसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। समझ गए, क्वेश्चन समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं इसमें, ठीक है। चलिए और भी तरीके के क्वेश्चन करने के, अगला एक और न्यूमेरिकल करते हैं। अब देखो एक बहुत ही मस्त न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो इसको ध्यान से देखना। देखो मैंने एक दिया हुआ है ग्राफ, पीवी ग्राफ दिया हुआ है, दाब और आयतन के बीच में ग्राफ दिया हुआ है किसी निकाय के लिए, ठीक है। निकाय क्या कर रहा है, ए से सी तक जा रहा है। निकाय क्या कर रहा है, ए से सी तक जा रहा है। कैसे जा रहा है, पहले ए से बी जाएगा, फिर बी से सी जा रहा है, ठीक है। ए पर जो इसका आयतन है 1 है, सी पर आयतन 3 है, और दाब यहाँ पर कितना है 3 दिया हुआ है। अब देखो ये कह रहा है भाई यदि टी ए ताप, ए पर ताप कितना 300 केल्विन, टी सी यानी कि टी पर ताप कितना है 320 केल्विन, 320 केल्विन हो, तो ए से सी तक जाने में, ए से सी तक जाने में निकाय को दी गई ऊष्मा ज्ञात करो। निकाय को दी गई ऊष्मा ज्ञात करो। माना एफ गैस कितना 3 है, यानी कि स्वतंत्रता की कोटि कितना माना है 3 मान लिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, आपको कह रहा है कि भाई दी गई ऊष्मा ज्ञात करो। तो दी गई ऊष्मा यानी कि डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो डेल्टा क्यू डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू निकाल के उनका योग कर दो तो आपको डेल्टा क्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो अब पहले तो अपन बात करते हैं कि भाई एक्चुअली में डेल्टा डब्ल्यू कैसे आएगा, डेल्टा डब्ल्यू कहाँ से आएगा। तो देखो डेल्टा डब्ल्यू के लिए आप देखोगे डेल्टा डब्ल्यू, तो आप किस पथ से जा रहे हो, कार्य हमेशा पथ पर निर्भर करता है। कार्य हमेशा ऊष्मागतिकी में कार्य हमेशा पथ पर निर्भर करता है, ठीक है। आप किस पथ से जा रहे हो, पथ आपको देखना पड़ेगा। देखो पहले कहाँ जा रही हो, ए से बी, ए से बी, ए से बी पथ, ए से बी पथ में जा रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है, आयतन में कुछ बदलाव हो रहा है क्या, आयतन में बदलाव नहीं हो। जब आयतन ही नहीं बदल रहा तो किया गया कार्य 0 होगा, किया गया कार्य 0। तो ए से बी पथ में क्या है, डेल्टा वी इक्वल टू क्या है 0, अतः कार्य 0। समझ गए, अतः कार्य क्या होगा 0 होगा। चूंकि जो ये जब ए से बी जा रहा है, अपने को पूरा टोटल कहाँ से कहाँ निकालना है, ए से सी तक, लेकिन अपन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ए से बी और ए से बी से सी, ठीक है। अब देखो ए से बी पे क्या है, डेल्टा वी इक्वल टू 0, अतः कार्य 0। इस प्रकार का जो है ना प्रक्रम ए से बी वाला पथ, इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए, इसको बोलेंगे सम आयतनिक प्रक्रम, सम आयतनिक, सम आयतनिक यानी कि आयतन समान रह रहा है, आयतन समान रह रहा है। देखो आयतन कितना 1 है, तो
ऊपर तक जा रहे हो तो बन ही रहा है, तो इसको बोलते हैं समायतनिक प्रक्रम। अब देखो बी से सी, बी से सी तो क्या है, डेल्टा वी कितना हो रहा है, डेल्टा वी हो रहा है 3 - 1 V2 - V1, तो 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और अतः कार्य कितना आएगा, P डेल्टा वी आता है कार्य कितना आ जाएगा, P कितना 3 है और डेल्टा वी 2 तो 6 जूल। ठीक है, किस में हो जाएगा, 6 जूल। समझ गए। अब देखो कार्य आया आपने 6 जूल में। अब आप एक बात ध्यान से समझ लो, ये कौन सा हुआ, सम आयतनिक। ए से बी जा रहे थे तो आयतन नहीं बदला, आयतन सेम रहा, जो चीज़ सेम रहेगी तो आयतन सेम रह रहा है, मैंने बोल दिया सम आयतनिक। यहाँ पे देखो क्या रह रहा है, दाब समान रह रहा है, दाब 3 है तो सी तक 3 ही है, बल्कि आयतन बदल रहा है, तो इसको बोलते हैं समदाबी प्रक्रम या समदाब प्रक्रम, समदाब। समझ गए, ऐसे होता है ये। अब देखो तो अपने पास टोटल कार्य कितना हुआ, टोटल डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा, ये 0 और ये 6, 0 + 6 = 6, 0 + 6 = 6 जूल। अब देखें, अब निकालना है अपने को कि भाई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू। तो देखो मैंने बता रहा कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन सिर्फ और ताप पर निर्भर करता है, मतलब ताप और ताप, यानी कि पहले का ताप और बाद का ताप उन पर ही निर्भर करेगा, बाकी अपने को रास्ते से कोई मतलब नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो ताप पर निर्भर करेगा, क्योंकि चूंकि आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है तो परिवर्तन भी किस पर निर्भर करेगा, ताप पर ही। समझ गए। जैसे कि ए बी और सी जा रहे हो ना, तो आपको एक पे आंतरिक ऊर्जा कितनी है वो निकाल दो, सी पे आंतरिक ऊर्जा कितनी है वो निकाल दो, फिर दोनों का अंतर कर दो। रास्ते से कोई मतलब नहीं है, अपन बोले ये प्रक्रम ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा तो कैसे भी होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। डेल्टा यू क्या होगा, तो क्या होगा, देखो अपने को पता है फॉर्मूला क्या होता है, F/2 NR, यही होता है F/2 NR T, कि भाई किसी T ताप पर ऊर्जा क्या होती है, ये होती है F/2 NR T। तो अपने पास डेल्टा निकालना था, तो TC माइनस F/2 NR TA, यानी कि ए पर जो ताप है वो और सी पर जो ताप है वो। समझ गए, ये हो गया ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि ये क्या होगी, सी पर ऊर्जा और ये ए पर ऊर्जा, इन दोनों का अंतर क्या होगा, ऊर्जा में परिवर्तन। ये होगी अंतिम ऊर्जा, ये अंतिम है, ये स्टार्टिंग प्रारंभिक ऊर्जा। समझ गए। अब देखिए, तो मैं इसमें से F/2 NR बाहर ले लूँ, F/2 NR बाहर ले लूँ, ठीक है। तो TC कितना है 320 माइनस TA कितना है 300, तो कितना हो जाएगा 20 और 20 से ये 2 से काटोगे 10 FNR, 10 FNR। अब F क्या है, आपको 3 दिया हुआ है, F क्या 3 दिया हुआ है, N क्या होता है गैस के मोल, तो गैस के मोल भी आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, ठीक है। और R क्या होता है, सार्वत्रिक नियतांक, इस R की वैल्यू होती है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। वो मतलब बहुत बार 25/3 लेते हैं, बहुत बार 2 लेते हैं, तो कब क्या लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो आपने वैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या समझे आप। अब आपको ये निकालना है डेल्टा क्यू, तो आप इसका और इसका योग कर दोगे, वो आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ये आ गया डेल्टा यू, आ गया 10 FNR। F क्या है, ये जो 3 दिया हुआ है, ठीक है, N जितने मोल दिए हुए ये, और R का मान आपको रखना है। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान से समझ लो, अपन A से C तक जा रहे हैं ना, तो जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर कर रहा है, किया गया कार्य पथ पर निर्भर कर रहा है, A से B, B से C ऐसे पथ पर निर्भर कर रहा है। लेकिन जो आंतरिक ऊर्जा है वो पथ पर निर्भर नहीं कर रही है, आंतरिक ऊर्जा पथ पर निर्भर नहीं कर रही है। आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है वो किस पर निर्भर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर कर रहा है। यानी कि यहाँ का तापमान कितना, यहाँ का तापमान, बीच में भले कितना भी तापमान हो उससे अपने को कोई मतलब नहीं। समझ गए। तो 2 लाइन से ढंग से लिखवाता हूँ मैं अच्छे से।
ठीक है। और दूसरा, ये तो ये बात होगी। अब यहाँ देखो, ये अगर मैं, ये कैसा है प्रक्रम, सम आयतनिक है, ऊपर जा रहे हो आयतनिक बदल सम आयतनिक, ऐसे जा रहे हो समदाब। अगर मैं कोई आपको ऐसे लाइन खींच दूँ, अगर मैं आपको ऐसे बोल देता कि कोई ए से सी ऐसे है, कोई ए से सी ऐसे है, और यहाँ पे ये एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री 45, यानी कि बराबर बीचों बीच में से, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो मतलब ये समझ लो, अगर ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो इसका मतलब आपको पता समीकरण क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब देखिए, अब आप क्या करते हैं, आपको यदि ये जो एंगल है, एंगल ये कोण अगर 45 का मिल रहा है, तो आप क्या करते हैं, मैथ्स वालों सभी को पता है y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, उसके हिसाब से आप यहाँ की समीकरण निकाल के भी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, कि भाई ए से सी तक कैसे जाना है। खैर इस टाइप का सवाल आपके आने वाला नहीं है, आपको मतलब इस टाइप से नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि भाई ए से सी तक जाना, तो उसका आप कैसे निकालोगे, तो y इज इक्वल टू एम एक्स एक समीकरण रहता है, y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। यानी कि आप क्या लिखोगे, पी इज इक्वल टू कुछ भी है, जैसे 45 है तो 1/√2, m कितना हो जाएगा 1/√2 और v, ऐसे करके समीकरण करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आप समझ गए इसमें कि भाई n तो क्या मोल है, r सार्वत्रिक गैस नियतांक है, p क्या है कि भाई p सम दाब यानी दाब वाला, v क्या है सम आयतनिक v वाला। तो भाई तापमान और रह गया, तो तापमान के लिए भी एक रहता है प्रोसेस सम आयतनिक, क्या रहता है सम आयतनिक, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। दूसरा, आप ए से सी तक जा रहे हो ना, ए से सी तक, तो या तो भले ऐसे जाओ, या भले ऐसे जाओ, या भले ऐसे जाओ, ठीक है। तीनों ही स्थितियों में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन सेम होगा, तीनों ही स्थितियों में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन सेम होगा, नोट कर लेना। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन केवल और केवल प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, जबकि किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, किस पथ से वो जा रहा है, समझ गए। चलो ठीक है, तो अब देखो, निकाय द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, ये हमेशा नोट कर लेना, निकाय द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। दो अलग अलग पथ के लिए किया गया कार्य, मतलब समान भी हो सकता है किसी स्थिति में और असमान भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन निकाय द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पथ पर निर्भर नहीं करता, यानी कि अगर दो अलग अलग पथ है ना, लेकिन उनकी प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति सेम है, तो उनकी ऊर्जा में परिवर्तन भी सेम होगा, यानी कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पथ पर निर्भर नहीं करता है, ये केवल प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, जबकि निकाय द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, निकाय द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, जबकि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, ये केवल और केवल प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर उनके ताप पर निर्भर करता है, समझ गए। क्या करना है, अगर आपको आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पूछे तो F/2 NR, फिर पता आपको T होता है तो T की जगह T2 T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है, बस ये हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, समझ गए। अब देखो एक आता है R का मान, R का मान, तो देखो R के मान वैसे तो एक और मान होता है, उसका अपने को यहाँ यूज़ नहीं है इतना। R का मान नॉर्मली लेते हैं अपन, R इक्वल टू 8.314, 25/3, ये किसके इक्वल टू होता है 25/3 के बराबर लगभग, जब ऊर्जा जूल में हो। जब आपकी समीकरण में जहाँ आप R का मान पुट कर रहे हो, वहाँ काम किसमें, जिसमें आपने ऊर्जा जूल में ले रखा है, वहाँ पे यदि आपने ऊर्जा को जूल में ले रखा है तो R कितना होगा 25/3। यदि आपने ऊर्जा को किसमें कैलोरी में ले रखा है तो R का मान होगा 2, 1.987 होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट आप 2 ले सकते हो, ठीक है। और R यहाँ पर 8.314, जब इसको अप्रोक्सीमेशन करते हो तो 25/3 आप इसको लेके चल सकते हो। तो 25/3 याद रखो और 2 याद रखो, ठीक है, 25/3 2। जब ऊर्जा जूल में हो तो 25/3, जब ऊर्जा कैलोरी में हो तो 2, जब ऊर्जा कैलोरी में हो तो 2,
समझ गए। 25/3 2, 25/3 और 2 ऊर्जा जूल, 25/3 कैलोरी। तो ये होता है आर का मान। आर क्या होता है? सर्वाधिक गैस नितांक। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। चलो ठीक है, अब और पढ़ते हैं आगे। देखो किसी निकाय में होने वाले 4 प्रकार से जो प्रोसेस है, जो प्रक्रम है, वो हो सकता है कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। कैसे कैसे? समदाबी हो सकता है, मैंने बता रखा है समदाबी तो स्ट्रेट सीधी लाइन। समआयतनिक हो सकता है, समताप हो सकता है, चक्रीय और रुद्धोष्म हो सकता है। ठीक है, चक्रीय और रुद्धोष्म ये भी पढ़ेंगे। पहले इससे पहले ये समझ लेते हैं समदाब, समआयतनिक, समतापीय। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है कि भाई PV इक्वल टू क्या होता है? nRT समीकरण। PV इक्वल टू nRT। अब ये बोल रहा है समदाब, समदाब बोल रहा है ना, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल समदाब समझ लो, समदाब। तो इसका मतलब क्या होगा? दाब नियत। इस समीकरण में क्या हो जाएगा? P नियत हो जाएगा। P नियत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P नियत। तो अब देखो P नियत हो गया, N वैसे भी नियत होता है, R वैसे भी नियत होता है, तो यहाँ क्या हो गया? V समानुपाती T, V समानुपाती T समझ आ गया। ठीक है, V समानुपाती T और P क्या है? नियत। अब देखो आपको किसी के भी बीच में ग्राफ पूछा जा सकता है चीज़ें, तो वो शायद आपको आना चाहिए, क्योंकि अब जैसे कि मैं सिंपली आपको बोलूँ कि आप P और V में खींचो ग्राफ, तो P और V में ग्राफ क्या होगा? P और V में, तो चूंकि P क्या हो रहा है? नियत रह रहा है। P का मान जो रहेगा वही रहेगा हमेशा, V भले कितना भी बढ़ो घटो, क्योंकि P नियत है तो ऐसा रहेगा। यदि मैं आपको पूछूँ कि P और T में ग्राफ, तो P और T, तो तापमान कितना भी बढ़ो घटो P का मान सेम ही रहेगा। समझ गए? ऐसे तो अगर मैं पूछूँ V और T में ग्राफ, तो V और T में तो क्या है? ये किसका संबंध है? समानुपात का संबंध है, यानी कि V बढ़ रहा तो T भी बढ़ेगा, तो ऐसे आएगा। समझ गए? तो इस टाइप से आपको ग्राफ खींचना आना चाहिए। खैर आपको ग्राफ ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन मतलब चीज़ें मतलब थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए बेसिक। हो सकता है कोई तब वाला न्यूमेरिकल दे दे, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट काम में आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक हो गया समदाब। अब नेक्स्ट समदाब मीन्स अब फिर यहाँ क्या आ गया? V समानुपाती T आ गया। तो यानी कि आप क्या लिख सकते हो कि भी V1/V2 बराबर T1/T2 आप समीकरण लिख सकते हो। समझ गए? जब भी V समानुपाती T है तो आप V1/V2 और T1/T2 लिख सकते हो। समझ गए कैसे? ये ऐसे ही होता है सेम, जैसे कि आप पहली स्थिति में क्या था? P था, P V1 और V2 दोनों स्थिति में, सॉरी 1 और 2 स्थिति में सेम रह रहा है। P नहीं था, तो यानी कि V1 NR T1। फिर समीकरण लिखोगे P V2 NR T2। समीकरण में 2 का भाग दोगे तो ये कैंसल, ये कैंसल, V1/V2 T1/T2। समझ गए? तो ऐसे तो समदाबी में क्या रहेगा? P नियत रहेगा, P नियत रहेगा। अब मैं बोलूँ समआयतनिक, समआयतनिक तो PV इक्वल टू nRT। अब क्या V नियत है, आयतन क्या है? नियत। तो यहाँ से क्या हो गया? आयतन नियत हो गया, ये नियत है, तो क्या हो गया? P समानुपाती T हो गया, P समानुपाती T हो गया। ठीक है, ऐसे। अब मैं बोलूँ कि समताप, समताप तो PV nRT। समताप यानी कि ताप नियत हो गया, ताप नियत। तो ताप नियत, ये भी नियत, ये भी नियत, यानी कि PV इक्वल टू नियत, PV इक्वल टू नियत, यानी कि क्या हो गया? P समानुपाती 1/V, ऐसे लिख सकते हो। V नीचे जाएगा, P समानुपाती 1/V, या फिर V समानुपाती 1/P। समझ गए? ये चीज़ें ऐसे कर सकते हो आप। तो भाई तीनों में से कोई भी एक नियत रहेगा, तो फिर 2 का संबंध आप बता सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई समदाबी, समआयतनिक और इनमें कैसे कैसे कार्य वगैरह क्या चीज़ें होने वाली है, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो समदाब में क्या होगा? किया गया कार्य, किया गया कार्य यानी कि W इक्वल टू P dV, समाकलन P dV। P क्या नियत है? समदाब है तो P नहीं, तो P बाहर आ जाएगा। तो आप जब V1 से V2, जब आयतन V1 से V2 बदल रहा है तो कार्य क्या होगा? P V2 माइनस V1। ये अपने पहले सॉल्व कर रखा है। W इक्वल क्या हो जाएगा? P डेल्टा V। V2 माइनस V1 को मैंने क्या लिखा? डेल्टा V। अपने को पता है PV इक्वल क्या होता है? nRT। PV इक्वल nRT। चूँकि यहाँ पे P तो नियत है, डेल्टा V बदल रहा है, डेल्टा V बदल रहा है, V बदल रहा है यानी कि डेल्टा V।
तो चूंकि n नियत है, r नियत है, तो बदलेगा कौन? ताप बदलेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा टी। समझ गए भाई? P नियत है, n नियत है, r तीन तो नियत है। तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए v बदलेगा तो किसको? t को भी बदलना पड़ेगा। सब बात है। तो p, इसको मैं डेल्टा v लिख दिया, तो इसको मैंने लिख दिया डेल्टा t। जो बदल रही है राशि उसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा में। तो p डेल्टा v बराबर क्या हो जाएगा? nr डेल्टा t। तो इसके जगह क्या हो जाएगा? p डेल्टा v की जगह nr डेल्टा t हो गया। समझ गए? ये हो गया कार्य, ये हो गया किया गया कार्य। अब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? F/2 nr डेल्टा टी। जहाँ पर डेल्टा टी क्या है? जहाँ पर डेल्टा टी है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ताप में परिवर्तन। समझ गए? F/2 nr डेल्टा टी, यानी कि मतलब स्थिति 2 पर आंतरिक ऊर्जा माइनस स्थिति 1 पर आंतरिक ऊर्जा, वो हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो F/2 nr डेल्टा टी। ठीक है। अब देखो टोटल Q दी गई ऊष्मा, तो टोटल दी गई ऊष्मा क्या होगी? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और किया गया कार्य। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और किया गया कार्य। ठीक है। तो अब देखो F/2 nr डेल्टा टी और nr डेल्टा टी। अब मैंने क्या किया? nr डेल्टा टी को बाहर ले लिया, तो nr डेल्टा टी बाहर आ गया। अंदर क्या रहा? F/2 + 1। ठीक है। अब देखो नीचे क्या आया? टोटल डेल्टा Q = आया NCP डेल्टा टी। NCP डेल्टा टी। अब यहाँ पे CP क्या है? CP क्या है? ठीक है। तो CP क्या होता है? F/2 1 और इस R, F/2 1 और R, इन ये मिलके बनता है CP। CP बोलते हैं नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ये बहुत ज़्यादा काम का है, 2016 में भी इस पर सवाल पूछा गया है। ठीक है। इसको बोलते हैं नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। वैसे मोलर विशिष्ट ऊष्मा भी समझने का टॉपिक है, लेकिन आपका इस सिलेबस से अभी कोई इतना कोई संबंध नहीं है। ठीक है। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन मोलर विशिष्ट ऊष्मा के रिगार्डिंग आ नहीं सकता। ठीक है। हाँ, आपको ऐसे दे सकते हैं कि भाई मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना है, ये है, तो वो आप CP यहाँ पुट कर दो, मोल का मान दे दिया, ताप में परिवर्तन दे दिया। भाई ऐसे दे सकता है कि भाई मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान ये है, CP दे दिया, गैस के मोल दे दिए और ताप में परिवर्तन दे दिया, तो बताओ कुल कितनी ऊष्मा दी गई है। तो आप निकाल सकते हो तीनों का गुणा करके। ठीक है। तो ऐसे आ सकता है बस। तो इसलिए इतना समझ लो कि इसका नाम क्या है? नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। क्या है? नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। CP = क्या हो जाएगा? F/2 + 1 × R। CP = F/2 + 1 × R, मतलब F/2 करके +1 है। समझ गए? F/2 + 1 × R, ये क्या हो जाएगा? नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। चूंकि अपन समदाब पर ये फॉर्मूला आ रहा है अपने, इसलिए इसको बोलते हैं नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये हो गया सम दाब प्रक्रम। नेक्स्ट मैं बताऊंगा सम आयतन में क्या होता है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है सम आयतनीय प्रक्रम। सम आयतन मतलब जिसमें आयतन नियत रहेगा, यानी कि V नियत रहेगा। तो देखो किया गया कार्य क्या होता है? समाकलन ऑफ P dV। चूंकि dV 0, dV मतलब क्या होता है? मतलब आयतन में परिवर्तन, dx मतलब x में परिवर्तन, तो dV 0 है, अतः W = 0। भाई आयतन में कार्य कब होगा? जब उसके गैस के आयतन में परिवर्तन होगा तब कार्य होगा। चूंकि आयतन में परिवर्तन 0, तो इसलिए कार्य 0। अब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो कितना होगा? F/2 nr T2, ताप T2 पर आंतरिक ऊर्जा माइनस F/2 nr ताप T1 पर आंतरिक ऊर्जा, तो F/2 nr डेल्टा T हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो दी गई ऊष्मा है वो किसके बराबर होगी? डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन प्लस किया गया कार्य। चूंकि किया गया कार्य हमेशा 0 रहेगा। किसमें? समआयतनिक प्रक्रम में। ठीक है। तो समआयतनिक प्रक्रम में किया गया कार्य हमेशा 0, तो जो ऊष्मा देंगे वो किस रूप में काम आएगी? केवल और केवल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में काम में आएगी। ध्यान रखना, जब समदाब में तो क्या होता है? दोनों चीज़ें होती है, कार्य भी होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी होता है। तो जो ऊष्मा दे रहे हो समदाब में, वो कार्य में भी काम आएगी और आंतरिक ऊर्जा में भी काम आएगी। जबकि सम आयतनिक में क्या होगा? जो ऊर्जा दे रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन में का काम आएगी, क्योंकि कार्य 0 होगा। ठीक है। चूंकि ये सम आयतनिक प्रक्रम है। तो डेल्टा Q = F/2 nr डेल्टा T। अब देखो F/2 R को मैंने लिख दिया CV। CV यहाँ पर क्या होता है? नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। जिस प्रकार CP होता है नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, उसी प्रकार CV होता है नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो डेल्टा Q बराबर क्या हो गया? NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T, और उसके लिए NCP डेल्टा T। CV क्या है? F/2 R, CV F/2 + 1 R, 1 × R। ठीक है। समझ गए? ये होता है समआयतनिक प्रक्रम में। अब थोड़ा सा मैं आपको विशिष्ट ऊष्मा वगैरह थोड़ा सा समझाता हूँ, बहुत शॉर्ट में चीज़ें बता देता हूँ जल्दी। ठीक है।
उसको भी, नहीं तो भाई फिर क्या आपको डाउट रह जाएगा। अब देखो जल्दी जल्दी समझ लो क्या होता है ये मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो देखो चूँकि ये मोलर विशिष्ट ऊष्मा समझना, तो उससे पहले ये समझ लो कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? सिंपल सी बात है कि भाई किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा, यानी कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, उसका अपने को तापमान क्या करना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं मोलर विशिष्ट ऊष्मा, उसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान यानी कि मास, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा, बस उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। तो वो होता है S = डेल्टा Q m डेल्टा T, यानी कि कोई पदार्थ है उसका जो मास है वो कितना है, एकांक द्रव्यमान 1 kg का, किसी पदार्थ के 1 kg का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, उसको बोलेंगे विशिष्ट ऊष्मा। उसको लिखते हैं S से लिखते हैं डेल्टा Q m डेल्टा T। अब m क्या है, किसी जो पदार्थ है उसका क्या है, द्रव्यमान, ये क्या दी, Q क्या है, दी गई ऊष्मा है, और ये डेल्टा T ताप में परिवर्तन। उसी प्रकार होता है एक मोलर विशिष्ट ऊष्मा। क्या होता है मोलर विशिष्ट ऊष्मा? कुछ फर्क नहीं है इसमें, विशिष्ट ऊष्मा तो इसमें आता है एकांक द्रव्यमान। अब इसमें आ जाएगा 1 मोल, एक द्रव्यमान की जगह आ जाएगा 1 मोल, बस बात खत्म, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो किसी गैस के 1 मोल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए गैस को दी गई ऊष्मा, उसको बोलते हैं मोलर विशिष्ट ऊष्मा, जिसको C से लिखते हैं Q/n डेल्टा T। देख लो S = Q, m की जगह n आ गया बस। अब चूँकि ये अपन ऊष्मा 2 कंडीशन में दे सकते हैं, एक तो नियत दाब पर दे सकते हैं, एक नियत आयतन पर दे सकते हैं। तो यदि नियत दाब पर दी तो वो हो जाएगी Cp, वो हो जाएगी Cp। C तो इसका सिंपल है, नियत दाब पर Cp, नियत आयतन पर Cv। तो Cp = डेल्टा Q n डेल्टा T। अब अपने को पता है डेल्टा Q क्या होता है, दी गई जो ऊष्मा है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस किया गया कार्य। तो समताप में क्या होता है, F/2 nR डेल्टा T होता है, और कार्य कितना आ रहा है, nR डेल्टा T n डेल्टा T। अब देखो जब आप इसमें से क्या हो जाएगा, n और डेल्टा T बाहर निकल के वो कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा, Cp = F/2 + 1 R, ये हो जाएगा Cp। इसी प्रकार नियत आयतन पर, तो नियत आयतन पर उसको बोलेंगे Cv, डेल्टा Q n डेल्टा T। नियत आयतन पर क्या होगा, ये कार्य तो 0 होता है, सिर्फ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। F/2 nR डेल्टा T n डेल्टा T, तो आ जाएगा F/2 R। तो Cv = आ गया Cv F/2 R, बस ये याद रखना, Cp = F/2 + 1 R और Cv = F/2 R। समझ गए, इसको अच्छे से ध्यान। ये तो सिर्फ समझाने के लिए है विशिष्ट ऊष्मा वगैरह कि भाई क्या चीज़ होती है, ठीक है। बाकी Cp ये होता है, Cv ये होता है, ये बस खोपड़ी में रखना आपको, ठीक है। ये कब बनेगा, ये नियत दाब पर, ये नियत आयतन पर, ठीक है। देखो एक है मेयर संबंध। इस मेयर संबंध पे सीधा सीधा क्वेश्चन 2016 में पूछ लिया गया था। 2016 में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, और ये समझ 2016 के पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन फिजिक्स का यही था, Cp - Cv = R, ठीक है। सीधा फार्मूला पूछा था, ठीक है। तो देखो Cp क्या होता है, Cp होता है F/2 + 1 R। F तो क्या आपको पता है क्या होता है, स्वतंत्रता की कोटियाँ, ठीक है। Cv = F/2 R। अब Cp - Cv देखो तो Cp - Cv करना है कि F/2 + 1 × R - F/2 R बराबर आता है R, क्योंकि क्या होगा, R को गुणा करोगे अंदर, यहाँ R रहेगा तो F/2 R से F/2 R कैंसिल, पीछे रहेगा R। तो संबंध क्या आ गया, Cp - Cv = R। ये ध्यान रखना, खोपड़ी में बिठा के रखना, Cp - Cv = R, Cp - Cv = R। इस फॉर्मूले को खोपड़ी में बिठा के रखना, ठीक है। अब भूलना मत को, सर मैं भूल जाऊंगा Cv - Cp है या Cp - Cv, तो एक चीज़ याद रखना, Pv = nRT, Pv = nRT, ठीक है भाई। ये होता है ना, इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका भूलना नहीं। कैसे, Pv = nRT, n को गायब कर दो, r को गायब कर दो, ठीक है। क्या रहा, P - V = R। समझ गए, तो Cp - Cv = R, समझ गए। Pv = nRT, मतलब P पहले आएगा, V बाद में आएगा, बराबर R, समझ गए। तो अब शायद आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो Cp - Cv = R याद रखना है। अगर 2016 में जिसको याद था उसको 2 मार्क्स मिल गए, ठीक है। तो ये है मेयर संबंध, इसको बोलते हैं मेयर संबंध। ये क्या है,
ये केवल आदर्श गैसों के लिए मान्य है। ये किसके लिए मान्य है? केवल आदर्श गैसों के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, अपन जो चीज़ अपन कर रहे हैं कि जैसे कि अपन आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो चूंकि आंतरिक ऊर्जा तो दो होती है, स्थितिज और गतिज, लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं? केवल और केवल गतिज की बात कर रहे हैं। ये जो आंतरिक ऊर्जा F/2 NR डेल्टा T क्या है? ये कौन सी वाली है? ये गतिज वाली है, मैंने बता रखा है पहले वाले लेक्चर में। तो ये गतिज वाली मान के कर रहे हैं, स्थितिज वाली अपन जीरो मान रहे हैं, चूंकि अपन इनको क्या मान रहे हैं? आदर्श गैस मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? आदर्श गैस। तो ये संबंध जो आया है वो भी अपने उसी प्रकार से F/2 NR T मानते हुए आया है ना। तो ये किसके लिए मान्य होगा? केवल और केवल आदर्श गैसों के लिए। अगर आदर्श नहीं होती, वास्तविक गैसें होती, तो फिर ये संबंध आता ही नहीं अपने, समझ गए? तो भी ये संबंध बन ही नहीं पाता, क्योंकि फिर वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन F/2 NR डेल्टा T नहीं हो गए, उसके अलावा कुछ और भी होता, समझ गए? तो मेयर संबंध केवल आदर्श गैसों के लिए मान्य है, पूछा जा सकता है। ऐसे लाइन दे देते, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? एक दे दिया, मेयर संबंध वास्तविक तथा आदर्श गैस दोनों के लिए मान्य है। मेयर संबंध वास्तविक के लिए मान्य है, आदर्श के लिए मान्य नहीं, आदर्श के लिए मान्य है, वास्तविक के लिए नहीं। ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन किसी भी टाइप से बन सकता है, उसका कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ पता है तो क्वेश्चन कैसे भी बनाओ, उसकी इच्छा, ठीक है? तो ये है मेयर संबंध। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट अपन समतापीय प्रक्रम। तो यानी कि समदाब पढ़ लिया, सम आयतन पढ़ लिया। समदाब में दोनों होंगे, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी होगा और कार्य भी होगा। सम आयतन में कार्य नहीं होगा, कार्य जीरो, ओनली फॉर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। अब पढ़ेंगे समताप। अब देखो, अब पढ़ते हैं समतापी प्रक्रम। समतापी यानी कि T इक्वल टू नियत, तापमान नियत होगा, तो PV इक्वल टू NRT से PV नियत हो जाए, क्योंकि N तो नियत है ही, R नियत है ही, T भी नियत हो गया, तो PV क्या हो गया? नियत हो गया। तो यानी कि P समानुपाती कैसे हो गया? 1/V के। तो यानी ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा, यानी जब P बढ़ेगा तो V घटेगा। देखो, जब P बढ़ रहा है तो V घट रहा है, और जब V बढ़ रहा है तो P घट रहा है, ठीक है? ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है? PV बराबर नियत, यानी P और V एक दूसरे क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होंगे। क्या होंगे? व्युत्क्रमानुपाती। और जब भी कोई संख्या व्युत्क्रमानुपाती होती है तो ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है? अब देखो, किया गया कार्य यानी कि W इक्वल टू P dV। अब अपने को पता है P यहाँ से क्या लिख सकते हैं? NRT अपन V लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा NRT अपन V dV। NRT चूँकि नियत है, N नियत, R नियत, T नियत, बाहर ले लिया, समाकलन V1 से V2, 1/V dV। अब देखो, जब आप 1/V का समाकलन होता है ln, log ln, ठीक है? ln V2/V1, ln V आता है, मतलब फिर से आप लिमिट पुट करोगे तो आ जाता है V2/V1, और NRT क्या कांस्टेंट है, ठीक है? ये हो जाता है W। अब देखो, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो देखो T नियत है, तापमान नियत है, तो क्या डेल्टा T को जीरो, तापमान में परिवर्तन जीरो। भाई तापमान नियत है, मतलब तापमान में परिवर्तन क्या होगा? जीरो, यानी कि स्टार्टिंग का ताप और अंतिम का ताप सेम है। डेल्टा T इक्वल जीरो, तो U बराबर क्या होगा? जीरो, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो। तो एक बात समझ गए आप कि समतापी में अगर आप उसको ऊष्मा दोगे ना, तो सारी की सारी ऊष्मा कार्य करने में काम में आएगी। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा, सारी की सारी ऊर्जा कार्य करने में काम में आएगी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा। जबकि उसके उल्टा, जब आप सम आयतनिक में ऊष्मा दोगे ना, तो सारी की सारी ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में मतलब परिवर्तन करने में काम आएगी, जबकि जो ऊष्मा, सॉरी एक मिनट, हाँ, जबकि जो कार्य है वो क्या होगा? जीरो होगा। कैसे? देखो, समताप और आयतन, सम आयतन। तो समताप में क्या है? ताप नियत है, इसमें V नियत है, V नियत है तो W जीरो, कार्य जीरो। इसमें ताप नियत है तो आंतरिक ऊर्जा जीरो, यानी कि जो ऊर्जा देंगे इसमें समताप में, वो तो पूरी पूरी किसमें काम आएगी? कार्य करने में। और सम आयतन में जो ऊर्जा देंगे वो पूरी पूरी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में काम आएगी। समझ गए? ऐसे। तो ये हो गया समतापी प्रक्रम। अब देखो, ये जो समीकरण आई ना, W इक्वल टू NRT ln V2/V1, आपको सिर्फ यही याद रखना है, इसके अलावा इसको अलग तरीकों में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है? अब देखो, इस समीकरण को आप अलग अलग ढंग से लिख सकते हो। कैसे? पहले तो ये जैसे कि NRT है, तो अब आपको देखो PV इक्वल टू NRT, T नियत है, T क्या है? नियत है। तो देखो क्या होगा? P बढ़ेगा तो V घटेगा, V बढ़ेगा तो P घटेगा, बस इतना होगा। बाकी इस साइड का नियत रहेगा सब, क्योंकि N और R तो पहले से नियत है, T भी नियत हो गया, तो यानी कि P और V का गुणा हमेशा नियत रहेगा। P बढ़ेगा तो V घटेगा, और V बढ़ेगा तो P घटेगा, ठीक है? तो अब देखो,
इसका मतलब क्या होगा, P1 V1 है तो भी nRT के बराबर होगा, P2 V2 है तो भी क्या nRT के बराबर होगा। तो आप nRT बराबर ऐसे भी लिख सकते हो, P1 V1 ln V2 बाई V1, आप चाहो तो P2 V2 ln V2 बाई V1 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा, इस V2 बाई V1 को भी आप चेंज कर सकते हो, कैसे, यहाँ से देखो, ये समीकरण एक समीकरण तो इससे भी कर सकते हो, या फिर आपको पता है P इक्वल टू नियत है तो P वित्त समानुपाती होता है V के, और समानुपाती 1/V के। ध्यान रखना, अपन कैसे बोलते हैं कि भाई P समानुपाती तो है 1/V के, लेकिन वित्त क्रमानुपाती है V के, समझ रहे हो। हाँ, और V 1/P ऐसे, तो इससे क्या होगा, V2/V1 P1/P2 ऐसे होगा कि भाई ये उल्टे एक दूसरे के, अगर ऐसे होता कि X समानुपाती Y, इसका मतलब X1 Y1 X2 Y2 ऐसे आता है, लेकिन उल्टे है ना, तो V2 V1 P1/P2, समझ गए। और अगर इससे समझ में नहीं आ रहा तो इससे देख लो, यहाँ से देख लो समीकरण P1 V1 बराबर P2 V2, तो P1 V1 बराबर P2 V2 से ये समीकरण आ सकती है, ठीक है। तो देख लो, तो मैं V2 अपॉन V1 की जगह P1/P2 लिख सकता हूँ, ln P1/P2। तो जैसे भी आपको सवाल में क्या संख्या दे रखी है, ये भी आपको अगर P1 और P2 का मान दे रखा है तो समीकरण इस फॉर्म में लिख के सॉल्व कर सकते हो, समझ गए। ये वो चीज़ें आपको करनी है। अब देखो, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। ये किसमें ln है, क्या है ln, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। मैथ्स वाले अच्छे से जानते होंगे, और मैथ्स वाले क्या बच्चों ने पढ़ाई होगा क्योंकि 10th तक पढ़ते हैं अपन, ठीक है। ln इसका बेस क्या होता है, e होता है। ये सारी चीज़ें 10th क्या मेरे ख्याल से 9th में ही पढ़ते हैं, 9, 10, 8 में भी पढ़ते हैं सारी चीज़ें, जब घातांक नियम वगैरह पढ़ते हैं तब पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा वो बात और है। तो इसका मतलब होता है बेस e, जब भी होता है ln ना, इसका मतलब होता है बेस e, ठीक है। तो चूँकि बेस e का मान आप हर बार निकाल नहीं सकते, तो आप ईजी रहता है कि इसको बेस 10 में बदल दें। किसे बदल दें, बेस 10 में, ठीक है। तो बेस 10 में बदलना मतलब जब आप 10 में बदलोगे इस फॉर्मूले को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2.303 से गुणा हो जाएगा बस, कि nRT log 10 V2/V1, बस ये हो गया 2.303 nRT log 10 V2/V1, ताकि ये log 10 में फिर ईजी हो जाता है, क्योंकि log 10 फिर अगर ऊपर कोई 100 आ गया तो आपको पता है 10 की घात स्क्वायर लिख के 2 आगे आके ये कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। तो इसका मान 2 आ जाएगा। अगर 10 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, अगर 1000 है तो इसका मान 3 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये होता है समतापी प्रक्रम वाला चीज़, ऐसे समझ गए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इनको ध्यान से देखकर ये पहचानो कि ये कौन से प्रक्रम दिए हुए हैं आपको, ये कौन से प्रक्रम दिए हुए हैं। तो ध्यान से देखो, इसमें देखो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है, ये वाला P है, ये वाला V है। यहाँ देखो P तो क्या रह रहा है, नियत रह रहा है। P का मान हमेशा यहाँ भी यही रहेगा, यहाँ भी यही रहेगा, यहाँ भी यही रहेगा, लेकिन V बदल रहा है। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये V बदल रहा है, यानी कि P नियत, यानी कि ये क्या हो गया, समदाबी। क्या हो गया, समदाबी, ठीक है। अब देखो ये देखो, इसमें आप देखोगे तो मैंने बदल दिया है, P V था, मैंने V P कर दिया है। तो यहाँ देखो, ये इस पॉइंट पे P यहाँ कुछ था, इस पॉइंट पे P ये कुछ हो गया, तो यानी P तो बदल रहा है लेकिन V हमेशा सेम रह रहा है, क्योंकि V कौन सी अक्ष को शो कर रहा है, इस अक्ष को। तो V क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, यानी कि ये हो गया समायतनिक, ये हो गया समायतनिक, समायतन, ठीक है। ये देखो, इसमें मैंने फिर से उल्टा कर दिया, P V कर दिया। इसमें देखो P बदल रहा है, घट रहा बढ़ रहा है, ठीक है। V क्या सेम है, V एक ही पॉइंट पे रह रहा है, देख लो। तो ये हो गया समायतन, ये हो गया, ये भी हो गया समायतन, समझ गए। ये देखो V बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन P नियत है, P एक ही पॉइंट पे नियत है, यानी कि ये क्या हो गया, समदाब। ये क्या हो गया, समदाब। अब ये देखो P और V में ऐसा ग्राफ है, यहाँ पे V और P में, तो देखो V और P भी होता है, P और ऐसे V भी, दोनों ही बात एक ही है, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रक्रम क्या है, समताप है,
समताप यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। समझ गए? ये दोनों ही क्या है? समताप है। दोनों ही क्या? ये समताप है। समताप में ऐसे होना चाहिए बस पीवी, लेकिन समदाब और सम आयतन में ध्यान रखना चीज़ें। ठीक है, चलो एक आध न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। अब देखो एक सवाल है, किसी गैस के लिए पीवी इक्वल टू क्या है? 1000 है। यदि गैस का आयतन 10 गुना हो जाता है तो गैस को दी गई कुल ऊष्मा ज्ञात करो। कि भाई ऊष्मा देने पर गैस का आयतन कितना हो जाता है? 10 गुना हो जाता है, तो गैस को दी गई कुल ऊष्मा ज्ञात करो। तो अब देखो पीवी इक्वल कितना दिया हुआ है? पीवी इक्वल टू 1000। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है? अतः क्या दिख रहा है अपने को कि पीवी बराबर क्या? नियत है। क्या दिख रहा है अपने को? पीवी बराबर नियत दिख रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये कौन सा है? समतापी प्रक्रम। किसके बारे में बोल रहा है? ये समतापी के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? समतापी। तो ये बोल रहा है कि कुल ऊष्मा ज्ञात करो। तो कुल ऊष्मा क्या होती है? कुल ऊष्मा Q इज इक्वल टू कुल कार्य के बराबर होती है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में तो समतापी परिवर्तन 0 होता है। तो जो कुल कार्य अगर निकाल दे तो अपने कुल ऊष्मा भी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या होता है कुल कार्य का फॉर्मूला? ये होता है, क्या पढ़ा था आपने? nRT जब ln V2/V1। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था कि आप लॉग में चेंज कर सकते हो। ठीक है, चूँकि आपको क्या दिया? 10 गुना दिया हुआ, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर? यदि V1 बराबर कितना है? V है, तो V2 कितना हो रहा है? 10V हो रहा है। V2 कितना हो रहा है? 10V। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो, पहले तो अपन लिख लेते हैं ये। ठीक है, ये मैंने क्या बताया था? 2.303 nRT ln, सॉरी लॉग में आएगा। हाँ, लॉग यानी कि बेस 10 लॉग V2/V1, लॉग V2/V1। जब ये ln आता है कहीं भी ln आता है, तो इसका मतलब ये समझ लो कि वो क्या होता है? बेस E होता है। और जहाँ भी लॉग आता है तो लॉग मतलब बेस 10 होता है। अगर कोई दूसरा बेस दे रखा है तो यहाँ मेंशन होगा, अगर बेस नहीं दे रखा तो वो लॉग 10 ही होता है। ठीक है, और ln का मतलब लॉग E, तो लॉग V2/V1। अब आपको पता है nRT को आप क्या लिख सकते हो? PV लिख सकते हो। nRT को PV लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अब PV इंटू ये क्या है? लॉग V2/V1। अब देखो आयतन कितना हो रहा है? 10 गुना, यानी कि माना V1 बराबर V है, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा? 10V। V2 बराबर 10V, सभी के मान रख दो। 2.303 इंटू PV कितना है? 1000 इंटू लॉग 10V/V। V से भी कैंसिल, ये बेस 10 होता ही है, तो लॉग 10 ये कितना होता है? 1। कितना हो जाएगा? 1। हमेशा ये रहता है ना कि लॉग का बेस A है और यहाँ भी A हो जाए तो इसका मान हमेशा 1 होता है, ध्यान रखना। तो लॉग 10 कितना हो जाएगा? 1। अगर ये 100 होता है तो 100 का 10 का स्क्वायर बन के 2 बार आ जाता है, तो फिर इसका मान रहता है 2। 1000 होता है तो इसका मान आता है 3। अब देखो पीछे क्या रहा? 2.303 इंटू 1000, तो W बराबर क्या जाएगा? 2303। क्या जाएगा? 2303। किसमें? जूल में। समझ गए? ऐसे करना सवालों को। और ये किया गया कार्य किसके बराबर होगा? दी गई ऊष्मा के बराबर। ठीक है, चलिए एक और सवाल करते हैं। आज की इस क्लास का आखिरी न्यूमेरिकल ये बोल रहा है कि किसी 10 मोल गैस को सम आयतनिक प्रक्रम में कितनी ऊष्मा दी जाए कि उसके ताप में परिवर्तन 20 डिग्री सेल्सियस हो। तो पहली बात तो कौन सा है प्रक्रम? सम आयतनिक प्रक्रम। तो किया गया कार्य क्या होगा? 0। और जो अपन ऊष्मा देंगे डेल्टा Q, वो पूरी की पूरी किसके बराबर होगी? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। तो अपने को पता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है? F/2 nR डेल्टा T। ठीक है, तो किसी 10 मोल गैस को समाधि प्रक्रिया में कितनी ऊष्मा दी जाएगी उसके ताप में परिवर्तन कितना हो? 20 डिग्री सेल्सियस हो। ताप में परिवर्तन 20 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से आप 2 तरीके से आंसर निकाल सकते हो। आपको निकालनी ऊष्मा, तो ऊष्मा जूल में भी निकाल सकते हो और कैलोरी में भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर कैलोरी में निकालनी है तो R को रखोगे 2, मैंने बता रखा पहले। और अगर जूल में निकालनी है तो R रखोगे 25/3। ठीक है, तो अब देखो
तो इसने दिया हुआ कि भाई 10 मोल गैस को समय पर कितनी उष्मा दी जाएगी, उसके ताप में परिवर्तन 20 डिग्री सेल्सियस हो। तो देखो डेल्टा टी ताप में परिवर्तन कितना बोल रहा है, 20 बोल रहा है। अब देखो ये बोल रहा है ताप में परिवर्तन, अगर ये सेल्सियस में होगा तो भी क्या होगा, परिवर्तन तो उतना ही रहेगा, और अगर केल्विन में होगा तो भी परिवर्तन तो उतना ही रहेगा। अगर मैं बोलूँ कि भाई कोई ताप है वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस है, मैंने उसमें 3 की वृद्धि की, मैंने इसको 30 डिग्री सेल्सियस पे ले आया, ठीक है। तो ये देखो अगर मैं इसको केल्विन के हिसाब से देखो तो 300 डिग्री सेल्सियस और ये 303 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों में जो परिवर्तन है वो तो सेम ही है, इसमें भी परिवर्तन 3 का, इसमें भी परिवर्तन 3 का, समझ गए। तो आपको अगर परिवर्तन नहीं दे रखा है, अगर एक होता कि भाई आप डेल्टा टी निकाल रहे हो, अगर आप डेल्टा टी नहीं टी लिखते तो फिर उसकी जगह आपको इसको केल्विन में बदलना होता है। लेकिन चूंकि आप डेल्टा टी लिख रहे हो, आप अंतर लिख रहे हो, तो अंतर तो भले सेल्सियस वाला लिखो या फिर केल्विन वाला लिखो, बात सेम ही है। अगर मैं बोलूँ कि भाई सेल्सियस में अगर 3 का हो रहा है परिवर्तन तो केल्विन में भी 3 का होगा, क्योंकि सीधी सी बात है भाई सेल्सियस प्लस 273। अब इसमें अगर 3 का चेंज है तो पूरे टोटल में भी 3 का चेंज होगा। इसमें समझ रहे हो, इसमें 3 बढ़ रहा है तो पूरे टोटल में 3 बढ़ेगा, इसमें 3 घट रहा है तो पूरे टोटल में 3 घटेगा, ये तो होगा। तो डेल्टा टी को आप 20 डिग्री एल से दिया हो तो 20 ऐसे लिख सकते। अगर टी होता ना तो फिर आपको उसको केल्विन में लिखना होता, समझ गए। हाँ तो देखो कितना डेल्टा टी कितना हो जाएगा 20, ये क्या अंतर है। तो यहाँ से आप देखो निकालना डेल्टा यू, डेल्टा यू। अब देखो दूसरी बात, एफ अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं बोला हुआ तो आपको 3 मानना है। ऐप के बारे में यदि कुछ भी नहीं बोला गया ना, मैंने आप कोई नहीं बोला कि ये एक परमाणु गैस है या दीप परमाणु वाली गैस है या फिर 3 वाली गैस है, मतलब कैसे मतलब कुछ भी नहीं मेंशन नहीं किया, कुछ भी मैंने बता नहीं रखा है, ठीक है। तो आपको क्या मान के चलना है, 3 मान के चलना है। क्या मान के चलना है, 3। अगर कुछ दे रखा है कि भाई द्वीप परमाणु तो 5, समझ गए। तो ऐसे अगर कुछ भी नहीं है तो आपको 3 मान के चलना है। क्या मान के चलना है, 3 ही, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कितना मानना है, 3, ये ध्यान रखना हमेशा। तो एफ बराबर कितना जाएगा, 3। तो देखो 3/2 मोल कितने दिए हुए, 10, एन बराबर 10, आर कितना, चूँकि मेरे को मान के इसमें जूल में निकालना है इसलिए मैं 25/3 लिख लेता हूँ। अगर आपको उसमें अगर केल्विन में निकालनी होती तो आप 2 लिख सकते थे, ठीक है। डेल्टा टी कितना हुआ, कितना दिया हुआ 20, कि उसके ताप में परिवर्तन 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20। अब देखो सॉल्व करो, 3 से 3 ये कैंसिल, ठीक है। ये कितनी बार गया, 10 बार, कितना है 2500 जूल, 2500 जूल, ये कितना आ गया 2500 जूल आ गया, ठीक है। अब देखो इसको यदि आपको किस में निकालना होता, केल्विन में निकालना होता तो आप क्या करते हैं, 3/2 ऐसे कैसे, ये 10 ऐसे कैसे, और 25/3 से 2 लिख लेते हैं इंटू 20, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना जाता 600 जूल, सॉरी 600 केल्विन, सॉरी केल्विन नहीं कैलोरी, 600 कैलोरी, मैं जब से 600 कैलोरी, तो समझ गए। अगर आपको जूल में, जहाँ पे आपको ऊर्जा जूल में है तो 25/3, और अगर किस में हो कैलोरी में हो तो आप लिखोगे मान इसका आर का 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 × 2 600 600 कैलोरी। अब देखो इसको अगर 4.2 से आप गुणा करोगे तो लगभग यही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मान क्या है अप्रोक्सीमेट है, इसलिए वो एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि ये 25/3 और ये 2, क्योंकि ये भी रियल में क्या होता है 1.987, तो उसके ऊपर 2 मान के चल रहे हैं। तो 600 को 4.2 से गुणा करोगे तो एग्जैक्ट तो 2500 नहीं आएगा, लेकिन उसके आसपास आएगा, ठीक है। चूँकि 2 और 25/3 ये क्या है एग्जैक्ट मान नहीं, ये क्या अप्रोक्सीमेट मान है, समझ गए। तो इतना समझ गए कि मतलब आर का मान 25/3 लेंगे कब, जब जूल में हो मामला, और आर का मान 2 ले सकते हैं जब आपको चाहिए किसमें, कैलोरी में, समझ गए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आज की क्लास में इतना ही। और हो सकता है कहीं भी मेरी ज़बान फिसल गई हो तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लें, क्योंकि बहुत बार कैल्विन करते करते कैलोरी हो जाता है, ठीक है, कैलोरी करते करते कैल्विन हो जाता है, तो उसको आप भी समझदार हो चीज़ें कहाँ कैलोरी होगा, क्योंकि कैल्विन तो क्या ताप है और कैलोरी क्या उष्मा है, ठीक है।
क्योंकि लगातार मैं भी क्लास ले रहा हूँ मैं भी थक जाता हूँ, ठीक है, मेरी भी ज़बान थक जाती है। थैंक यू सो मच।